नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जो कंपनी मेडिकल आइटम्स में डील करती है, कहती है द 50 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सेलेंट इन द पेन मैनेजमेंट एंड द क्रिटिकल केयर में इनका अच्छा खासा कहती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस बना हुआ है। जो कहती है कि करीब 4 कॉन्टिनेंट इन द बट 5 डिकेड से कंपनी कामकाज करी, अलग अलग कंट्री में इनके पास इनकी सप्लाई और चेन देखने को मिलती है। चलिए आज ऐसे स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिस कंपनी की और जो आर एन डी के ऊपर भी देखने को मिलती है कि आर एन डी के ऊपर भी अच्छी खासी कामकाज करती नजर आती है। इनके पास प्लांट है, आर एन डी से रिलेटेड कामकाज करती है। प्रोडक्टिविटी के अंदर कामकाज देखने को मिला कि प्रोडक्टिविटी में भी कुछ प्रोडक्ट इनके पास है। प्रोडक्ट में कहते हैं कि ये लिस्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ढेर सारा चीज़ें हैं, पर टेबलेट्स बनाती है कंपनी, टेबलेट सिरप और इंजेक्शंस भी कामकाज करती है। इसका नाम है थेमिस मेडी केयर लिमिटेड। अब आज इसी स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसकी मार्केट की पोटेंशियल की तरफ, चाहे इसकी फंडामेंटल्स की स्ट्रेटजी की तरफ क्या कहती है, और इसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो क्या इसकी ग्राफ में लगातार सिलसिला बढ़ने का है या कुछ और रिएक्शंस करती नजर आती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स पार्ट से लेकर के, जहां पे देखा गया कि बुक वैल्यू कहते करीब 41 रुपए का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है करीब 88 रुपए का। इसके बाद देखा जाए तो कहती है स्टॉक में भीड़ क्या कहती है, मार्केट की भीड़ से बेसिस पे इस दुकानों पे कितने की भीड़ है। तो यहाँ पे देखा गया कि इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं, बाकी दुकानें हैं, वहां पे करीब 35 गुने की भीड़ है। इस कंपनी की स्टॉक खरीदने को लेकर के करीब 47 गुने की भीड़ खड़ी हुई, अर्थात कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे ये मार्केट में करीब करीब ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी बनी हुई है, अर्थात तो वेटेज है यहाँ। आखिर वेटेज के पीछे कारण क्या है, जहाँ पे इंटरेस्टेड जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस पे कामकाज कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशंस पे कामकाज कर रहे हैं। तो जानते हैं इसी फैक्टर को लेकर के, जिसमें पहला फैक्टर देखते हैं जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, जिसको ईपीएस शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। और ईपीएस में देखा गया करीब 5 रुपए की अर्निंग करती है 1 रुपए के नॉमिनल नोट। समझ में ये आती है अर्निंग 5 गुने की है, तो 5 गुने की बेसिस पे मार्केट में जो खरीदार बैठे हैं वो करीब 47 गुने की भीड़ के साथ बैठे हैं। अब आती है एक दूसरा सवाल जो कि इसकी डिमांड को लेकर के देखा जाए तो डिमांड को दो चीज से बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए। क्या इनके पास इक्विटी टू डेट टू इक्विटी रेशियो क्या कहता है और करंट रेशियो क्या कहता है। इन दोनों को आपस में एक पॉइंट से कनेक्शन है, इस पॉइंट का नाम है ईपीएस। फिर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक वो पार्ट है जो कि इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से प्रॉफिट को दबाने का काम करता है, और दूसरा वो चीज है जो कि सेल्स को लेकर के सेल्स जनरेट करता है, और सेल्स जनरेट करने के बाद उसमें उधार सेल्स की बात करती है। उधार सेल्स वाले में पता होगा, यदि हमने किसी और को भी उधार दिया एज पर एग्रीमेंट, एज पर ना एग्रीमेंट, उधार में हमेशा होता है क्या, रिस्क होता है। तो रिस्क फैक्टर क्या कहता है, कितने दिन के लिए कहता है, कैसे कहता है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। जहां पे नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 9 करोड़ 20 लाख के आसपास है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 2300 2400 करोड़ के आसपास पहुंची है। अब सवाल उठता है क्या जो प्राइस है ये सस्टेनेबल प्राइस है या कुछ और कहने वाला प्राइस। देखिए अभी तक की डिमांड के बेसिस पे मार्केट में इसकी लेकर के वॉल्यूम से देखा जा सकता है, और हमेशा मैं देखता हूं कि वॉल्यूम बेस क्या कहता है, क्योंकि पूरे के पूरे मार्केट में नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड है, तो वॉल्यूम के बेसिस पे ही सारा का सारा खेल चलता है, चाहे इसको ट्रेडिंग कहिए या सारा प्लानिंग कहिए। यहाँ पे देखा जा सकता है कि वॉल्यूम क्या कहता है। तो वॉल्यूम के बारे में जब देखेंगे तो पिछले हम 1 महीने के चार्ट की आकलन करके देखें तो मार्केट ने यहाँ पे बड़ी रैली दिखाई। रैली दिखाने के पीछे क्या था, जो वॉल्यूम, जो नॉमिनल वॉल्यूम था, जिसको कह सकते हैं कि एक एवरेज वॉल्यूम वॉल्यूम थी इस प्राइस के, इस वॉल्यूम के आसपास, जिसके आसपास हमेशा रही है
लेकिन यहाँ पे कुछ 2-3 दिन के अंदर वॉल्यूम बड़ी रैली दिखाई। इसका मतलब ये था कि वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी बढ़ी। ऐसा नहीं था प्राइस, यदि प्राइस गिरती तो पता चलता यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट कर रहे हैं, सबके सब शॉर्ट करते हैं और हमेशा कोई ना कोई खरीदार तो बैठा ही होता है। एक तरह से एक तरह से यहाँ से कोई डिमांड यदि सप्लाई कर रहा है, एक तरह से यहाँ से लेने के लिए भी तो बैठा है। इन दोनों को आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बड़े ट्रेड की सूचना देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम आकलन देखेंगे आखिर ये क्या हुआ। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करते तो मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ बड़ी हलचल हुई है। हलचल के बाद यदि मार्केट ने दोबारा सेम प्राइस पे आके आया, मतलब फिर उसके बाद कोई इंटरेस्टेड नहीं है, एक ही टाइम पर आकर इंटरेस्टेड हुआ, मार्केट की प्राइस बढ़ी, जंप किया, उसके बाद नहीं था। क्योंकि वॉल्यूम कब से बढ़ना चालू किया, वॉल्यूम बढ़ने का कगार चला यहाँ से, मतलब यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आती है जहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी बढ़ती है और एक ही बार में टच करके निकल जाती है, जिसको कई बार कहते हैं कि यदि कैंडलस्टिक्स हिसाब से तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट कर रही है स्टॉक, यहाँ से जंप करेगी, अपने 7 डे का ब्रेकआउट कर रही है, महीने दिन के ब्रेकआउट कर रही है, ये सारी चीजें चलती है। जहाँ पे आरओसी की बात करें तो कहती है 13% और आरओई की बात करें तो करीब कहती है 12%। टोटल नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे निकल के आती है करीब करीब 67% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, और प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग को प्लेस करके रखा है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ी सी पार्ट में देखने को बनी है। आइए जानते हैं इन सभी फैक्टर को आगे चलकर, क्योंकि ये एक समरी डेटा था। इस समरी डेटा के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट स्टडी की तरफ चलेंगे, आखिर यहाँ पे क्या कहती है। तो थेमिस मेडिस जो कि मेडिकेयर इज ए प्राइम इन द प्रिंसिपली engaged in this activities pertaining in the manufacturing of the pharmaceuticals प्रोडक्ट। सीधे सीधे बात देखा जाए तो ये समझ में आती है कि फार्मास्यूटिकल पे ही कामकाज कर जाए, टेबलेट की बात करें, इंजेक्शन की बात करें या फिर सिरप वगैरह की बात करें, जो कि इनके वेबसाइट्स पे देखने को मिला। टेबलेट और ट्रॉपिकल जेल भी बनाती है कंपनियां, ट्रॉपिकल जेल्स हैं, टेबलेट्स हैं और द टॉपिकल जेल इंजेक्शन, और यही सब बातें निकल के इंजेक्शन की बात करती नजर आती है। सिरप भी बनाती है कंपनियां, ये तो जो कि खास कर सस्पेंशन वाली भी बनाती है, टेबलेट सारे जो कि मेडिसिन में काम का। आइए अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहाँ पे एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे आखिर क्या कहती है, किसका आकलन क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे देखने को मिले जो इनकी पीयर्स में सन फार्मा से लेकर के सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज, इनके सामने इसको कंपेयर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कंपेयर करने के लिए केवल मार्केट कैप नहीं देखना चाहिए, उनकी रिवेन्यू मॉडल के बेसिस पे परसेंटेज ऑफ ग्रो को जरूर देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसकी हम अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम जल्दी ही कुछ नया लेके आएंगे, जिसमें हम एक नए प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल चलते हैं इसके इस टॉपिक के साथ साथ, जहाँ पे रिजल्ट मॉडल में क्वार्टरली रिजल्ट इसके बारे में, जहाँ पे मैनेजमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाई है। कही है जो वाई में 97 करोड़ से 123 करोड़ हो गई, क्यू और क्यू में कहते हैं 98 करोड़ से 123, मतलब ये दोनों तरफ से देखा जाए तो ये जंप तो कर रही है। तो यहाँ पे कई बार आती है कि सवाल आती है कि इसकी परसेंटेज ऑफ जंप क्या करती है। इसके लिए हम हमेशा रेफरेंस ही लेते हैं। रेफरेंस के तौर पे देखा जाए तो गूगल फाइनेंस के ऊपर रेफरेंस में देखते हैं तो करीब 70% के आसपास कहती है रिवेन्यू जंप करती है, और इसी आंकलन से कहती है कि यहाँ पे ईबिटा भी करीब करीब 40% तक की जंप करती नजर आई है। तो देखिए हमने यहाँ भी देखा इस आंकलन को लेकर के, जहाँ पे 18 करोड़ से लेकर के ये 25 करोड़ की आंकलन को टच करती है। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसको फिलहाल टॉप का तो क्वार्टरली बेसिस का अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल पे 31 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था एक क्वार्टर के अंदर। आइए ईयरली बेसिस पे चलते हैं और वो देखते हैं क्या क्या। ईयरली बेसिस में देखा गया कि यहाँ पे वाई में, जिसको ईयरली वाई कहा जाए, उसमें क्या करती है, इंक्रीज कर रही है। चाहे 12 महीने की डेटा का ही आकलन करें, लास्ट 3 4 4 क्वार्टर का, तो यहाँ भी क्या करती है, इंक्रीज करती है।
और पिछले पीरियड से आकलन करके देखें, खास कर कोविड के बाद की पीरियड की बात करें तो क्या कर रही है, सिलसिला बढ़ती नजर आती है, लेकिन इस पीरियड से 2022 से थोड़ा सा पिटती नजर आती है। तो ये इनका कुछ रेशियोज निकल, प्रॉफिट के आकलन में देखा गया कंपनी को लेकर के, जो मैनेजमेंट ने अपडेट दिया जो हमारे पास प्रॉफिट आकलन में क्या क्या ईयरली बेसिस में कंपनी के अपडेट में कहती है कि 44 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इससे पहले भी 57 करोड़, पहले भी 73 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुका है। तो यहाँ पे इनकी जिस लेवल से इनके पास सेल्स बढ़ी ना, उस लेवल से इनके पास वो नहीं बढ़ी, क्योंकि सेल्स के बेसिस में देखा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ कर रहा था वो 24% तक था, वो प्रॉफिट कम होकर करीब 13% पे आके लुढ़क के हो गई। जब लुढ़कती हुई प्राइस में देखा गया तो हम क्या करने वाले हैं, इनकी वो फैक्टर को जानेंगे जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक को लेकर के किया जाता है। इस बुक को लेकर के हमें इसकी बैकबोन पीठ कह सकते हैं कि बैलेंस शीट को जानना थोड़ा सा जरूरी है। आखिर बोरोइंग्स को लेकर क्या कहती है और अपने एसेट्स और उधार सेल्स को लेकर क्या कहती है। तो बोरोइंग्स के बारे में अपडेट कहती है हमने 4 करोड़ का इंक्रीज किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर इन्होंने इंक्रीज करती नजर आई। अब सवाल ये भी आता है कि ये इन्होंने 4 करोड़ का इंक्रीज तो किया, इंक्रीज करके किया क्या? तो करने के सवाल को लेकर के देखा गया कि यहाँ पे इतना तो इनका एक ही जगह पे अमाउंट में इंक्रीज देखने को मिला, जिसका नाम था फिक्स एसेट्स पार्ट। जो फिक्स एसेट पार्ट था यहाँ पे इनका इंक्रीज होती देखने को मिला। और इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट पार्ट को देखें तो यहाँ भी इंक्रीज, मतलब ये जो पार्ट थे इसको कहीं भी इन्होंने यूटिलाइजेशन किया होगा, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, इनकी लगातार मतलब जो बढ़ी हुई प्राइस नजर आती है। अब आती है उधार सेल्स को लेकर, जहां उधार सेल्स में हम देखें करीब 180 करोड़ के नियर अवर इनके पास उधार सेल्स हैं, जो कि पहले के फिगर से लगातार क्या हुई, बढ़ी है। अब बढ़ने का मतलब ये भी है कि यदि सेल्स बढ़ेगी उधार भी बढ़ेगा, उधार बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा, इस रिस्क बढ़ेगा तो इस रिस्क के लिए क्या करना है, हमें उन चीज को जानना है जो कि इनकी डेटर्स डे को दिखाता है कि डेटर्स डे में इनके पास क्या संकेत देता है। और प्रॉफिट के आकलन से क्या प्रॉफिट जितना बुक किया क्या पैसा उतना उनके पास रिसीव हो पाया या नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे पहली पार्ट में चलते हैं रेशियोज को लेकर के, और यहाँ पे ये देखा गया तो इनका टाइम लगातार डिक्रीज करती नजर आता है। मैं ऐसा डिक्रीज की बात पता है क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ अमाउंट तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन डिक्रीज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि रिकवरी के लिए जो टाइमिंग है उससे क्या हो रही है, टाइम बढ़ रही है, अर्थात इनकी पोजीशन जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इम्प्रूवमेंट के बजाय इन इम्प्रूवमेंट की बात देखने को मिली है। अब इसके बेसिस पे देखें, जो कि खास करके उस बातों को देखें जो 180 करोड़ के आसपास की पड़ी थी। अब एक में देखिए जो एक 380 करोड़ के आसपास ये थी, इसमें 179 करोड़ के आसपास की क्या थी, डेटर रही है। अब जब डेटर 179 करोड़ का रहा तो क्या कहती है प्रॉफिट का आकलन कितनी कहती है, प्रॉफिट का आकलन केवल कहता है 44 करोड़। तो सोचने वाली बात यह है जो 180 करोड़ के जो उधार सेल्स था उसमें एक तो प्रॉफिट भी फंसा हुआ है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी फंसी हुई है, और टोटल के टोटल प्रॉफिट हाथ में कितना आता है, 44 करोड़ का। अर्थात समझ में आती है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका वो काफी हद तक कम देखने को मिला। किसके लेवल पे, यदि इसको इस लेवल से देखा जाए, किस लेवल से, यदि इसको इस लेवल से खास के उस पार्ट को देखें 382 के आप बेसिस पे 44 करोड़ का, तो वो कहता है करीब करीब कितने परसेंट की नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखा जाए तो नियरली करीब 11% के आसपास ही मार्जिन बनी है इन दोनों की आपस में। और 180 करोड़ के आसपास यदि पैसा बचा है तो 11% तो ये भी फंसा हुआ है, और इनका पैसा भी मार्केट में रिस्क फैक्टर पे है, जो कि पैसा इनका डिक्रीज में मिल सकता है।
आइए इसी कड़ी को जानते हुए इसकी हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में चलते हैं और वो कुछ इनकी पोजीशंस के बारे में देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में इसकी क्या रेशियोज निकल के आती है, क्या कहती है परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर के। तो सेल्स के बारे में कहती है लास्ट 3 साल में 18% जंप कर दिए। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में कहती करीब 6% के आसपास ग्रो करती है। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में देखने को मिला एवरेज ऑन एवरेज करीब करीब 1 साल में तो 65% के आसपास जंप किया है। ऐसे रिटर्न इक्विटी भी नियर अबाउट द लास्ट 20% से कम ही रहा है, ज्यादा के संकेत तो नहीं दिया है। आइए इसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं जो आखिर इसमें इन्वेस्टर को लेकर के, जो कि इन्वेस्टर में करीब करीब 11,000 लोग की बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड हो सकता है या शेयर होल्डर की बात करें, उनको क्या रिटर्न दिया है मैं उसकी चर्चा करूं। उनके चर्चा में देखने को मिला जो इनके पास जो पिछले 1 महीने की चार्ट थी, उस चार्ट की आकलन को देखें तो फिलहाल इसकी चार्ट में ट्रेंडिंग क्या बनी थी, रिवर्सल बन रही थी। 1 महीने की चार्ट में रिवर्सल का ट्रेंडिंग बना था और इतना ही नहीं, इसका काफी नीचे तक प्राइस चली गई, ढुलक गई थी। ढुलकने के बाद मार्केट ने जंप किया वॉल्यूम के बेसिस पे। इसके साथ साथ यदि गिरावट था तो करीब 1 महीने में कुछ नहीं था, न्यूट्रल रही है। 6 महीने में करीब 7% की रिटर्न दे चुकी है और 1 साल में करीब करीब 60% की रिटर्न जनरेट कर चुकी है। और नियर टू लास्ट इसका 5 साल के डेटा को देखें तो करीब करीब 1400% के आसपास की यहां से लेकर के और यहां तक की प्राइस को में डिफरेंस जो निकल के आती है उसको दे चुकी है पिछले 5 साल की रिटर्न की बेसिस पे। इसका अवलोकन हमने किया। अब आते हैं क्या जो इन्वेस्टर को लेकर के जो चलती है, जो क्या है इन्वेस्टर को पार्ट्स को लेकर के वो क्या कहती है, इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक नज़र देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। मतलब नए जो वॉल्यूम्स हैं, नए जिसको लेकर के जो आ रहे हैं, वो इसमें क्या हो रहा है, सेटअप कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीदने के लिए डिमांड में बनाई हुई है। इसके साथ साथ देखें इस स्टॉक को लेकर के, तो स्टॉक में क्या नजर आता है, स्टॉक में ये नजर आता है जो इन्वेस्टर के अलावा इसमें इन्वेस्टर ने प्रमोटर के अलावा कौन बना हुआ है। प्रमोटर के अलावा देखने को ये मिलती है जो यहाँ पे पब्लिक ही है, ना कोई एफ आई है ना कोई डी आई है। पब्लिक में देखने को ये मिलती है इनके पास 4-4-5% की होल्डिंग लेकर के कुछ लोग बैठे हुए हैं। ओवरऑल ये देखा गया कि यहाँ पे डिमांड क्या बढ़ी है लगातार। ऑब्वियसली कहती है कि जब भी जिस टाइम में 5-6 हजार के आसपास की तादाद थी, भीड़ थी, आज के टाइम में यही भीड़, और भीड़ बढ़ती कहाँ है, भीड़ बढ़ती है इन पोर्शन को लेकर के, भीड़ बढ़ती है इन पोर्शन को लेकर के। और इन पोर्शन में जब भीड़ बढ़ी है तो मार्केट में क्या हुआ, 11,000 से ज्यादा की तादाद यहाँ पे खड़ी हुई है अभी, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ी है टाइम टू टाइम। जहाँ पे 6,000 से लगातार जो जंप किया था, वो 11,000 पे 5,000 के आसपास के नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आए थे इसको लेकर के। तो आज की स्टॉक लर्निंग में हमने ये जाना कंपनी को लेकर के, और फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला कि 1 तारीख को इसमें कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया था। ये सब इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में चलती रहती है लेट डे टू डे के कवर में। तो हमने इस स्टॉक को लेकर के देखा जो कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी। इनका यदि अदर ग्रो की तरफ, वैल्यू को तरफ देखा जाए तो हम इसको आकलन इस तरह से करते हैं जो कि हाँ वॉल्यूम को लेकर के क्या चलती है। वॉल्यूम को लेकर देखा जाए तो यहाँ तक मार्केट बिल्कुल साइलेंट चल रही है। मार्केट में कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग के पर्पज से आए और यहाँ पे मार्केट में जैसे उतरे, मार्केट ने क्या किया, उछाल किया। और आज के टाइम में भी देखने को मिला जो मार्केट में हैं प्लेयर बैठने पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे सामने जो नॉमिनल वैल्यू वाली, जो खासकर नॉमिनल वॉल्यूम थी, वो कई गुना की इंक्रीज करती है। इसलिए एक्सचेंज इनको इंटीमेट भी करती रहती है। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, लगातार 50 पैसे की डिविडेंड, और इससे पहले देखने को मिली थी 23 में अपने 10 रुपए के फेस वैल्यू को स्प्लिट करके 1 रुपया कर दिया था। इसके बाद देखने को मिलती है
जो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो पिछले पीरियड से कई गुना जंप करती है, और इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कई गुना की जंप करती है इनके स्टैंडअलोन डेटा में। ऐसे ही डेटा के बेसिस पे हमने इस चार्ट को भी लिया था, जो कि एनएससी के बीटा वर्जन में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, मुझे कुछ करना नहीं होता। इसे जब प्रेजेंटेशन पार्ट, इसीलिए हमने इसको लिया एक अवलोकन करने को लेकर। इसके साथ साथ यदि हम इसकी वो देखें, खास करके परसेंटेज ऑफ ग्रो इन द इस कंपनी को लेकर के और एनएससीज को लेकर, बीएससी को लेकर के, उसकी परसेंटेज में यह देखने को मिलती है पिछले 10 साल में 2100% का जंप कर रखी है। तो इस हिसाब से स्टॉक जो सेंसेक्स था वो भी जंप किया था, लेकिन कुछ पेपर वार्ड में, खास कर 6 महीने की बात करें, 6 महीने में इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, कभी इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ऐसे ही चलती नजर आती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं था। कंक्लूजन की तरफ निकलते हैं। कंक्लूजन क्या कहती है इसको लेकर के? तो कंक्लूजन में कहती है जो इनकी जो हाई डेटर्स डेट लगातार बढ़ गई है, इसके लिए जो मेन इश्यूज की बात थी वो ये नजर आती है। अदर इनकम साइड तो भाई कोई इशू नहीं है अदर इनकम को लेकर के। तो कंपनी लगातार बढ़ी है, डिमांड बढ़ती नजर आती है, इंटरेस्टेड बनी हुई है, और साथ में डिविडेंड पेइंग भी रही है। हाँ, परसेंटेज ऑफ ग्रो किसी पीरियड को लेकर के नहीं दिया, ये इनके लिए थोड़ी सी कमी देखने को मिली। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।